नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकंड ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट पानीपत का युद्ध, कारण, घटनाएं और परिणाम। तो चलिए शुरू करते हैं। पानीपत के युद्ध के प्रमुख रूप से क्या कारण रहे, पानीपत का युद्ध क्यों हुआ, बाबर ने आक्रमण क्यों किया, इन सबको हम विस्तार से जानेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जितने भी क्वेश्चन कॉलेज एग्जाम में या किसी कंपटीशन एग्जाम में पानीपत के युद्ध से संबंधित बनते हैं उनके आंसर दे पाएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध, हम बात यहाँ पर प्रथम युद्ध की करेंगे। 3 युद्ध हुए थे पानीपत के, एक 1526 में पहला, 1556 में अकबर और हेमू के बीच दूसरा और तीसरा 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। हम पहले इस 1526 वाले युद्ध की बात करेंगे जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ और इसके कारण हम देखेंगे। तो सबसे पहला कारण बाबर की महत्वाकांक्षा, दूसरा भारत में धन प्राप्ति या धन संपत्ति की प्राप्ति, तीसरा कारण बाबर की सैन्य शक्ति, चौथा कारण बाबर को भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा, और पांचवा कारण उस समय पर भारत की राजनीतिक दुर्बलता, छठा कारण उसे आमंत्रित किया गया, और मध्य एशिया में उसकी जो साम्राज्य विस्तार की विफलता थी उसके कारण भी उसने भारत की ओर रुख किया। तो बाबर की महत्वाकांक्षा, बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। जब मध्य एशिया में साम्राज्य विस्तार के उसके सारे प्रयास विफल हो गए तो उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। दूसरा, बाबर भारत की अतुल धन संपत्ति से भली भांति परिचित था। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना तथा एक शक्तिशाली सेना के गठन के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। अतः भारत की अतुल धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। बाबर एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। बाबर ने उसने एक शक्तिशाली तोपखाने का भी गठन किया और अपने इस कुशल सैन्य संगठन से भी बाबर को भारत पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा मिली। बाबर को भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा देना, 1503 ईस्वी में एक गांव के मुखिया की 111 वर्षीय माता ने बाबर को भारत पर तैमूर के आक्रमण की कहानी सुनाई कि 1398 में भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था। तो बाबर अपने को तैमूर का और चंगेज खां का वंशज मानता था। तो उस कहानी से उसे प्रेरणा मिली और उसे यह एहसास हुआ कि 1398 में मेरे पूर्वजों ने भारत को जीत लिया था, तो इसका मतलब भारत जो है वो मेरे ही अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। इसके अलावा एक सरदार दौलत खान लोधी जो बाबर पंजाब का सूबेदार था, उसने भी इब्राहिम लोधी से अपमानित होकर के, उसके कठोर व्यवहार से परेशान होकर के और बाबर को आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए। भारत की राजनीतिक दुर्बलता, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। देश में राजनीतिक एकता का अभाव था। देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और ये राज्य सदैव आपस में लड़ते रहते थे। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी अयोग्य एवं अदूरदर्शी था। उसके कठोर व्यवहार के कारण अनेक अफगान सरदारों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अतः बाबर ने भारत की राजनीतिक दुर्बलता का लाभ उठाकर भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया।
पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी तथा इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया और इन निमंत्रणों को पाकर बाबर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। जब मध्य एशिया में बाबर को अपने सैनिक अभियानों में सफलता नहीं मिली तो उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। तो ये सब कारण रहे बाबर के भारत पर आक्रमण करने के। अब हम देखते हैं युद्ध को। तो पंजाब पर अधिकार करने के बाद बाबर ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 12 अप्रैल 1526 पानीपत के नगर के निकट पहुंच गया। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव बताते हैं कि बाबर की सेना में 25,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोधी के पास 40,000 सैनिक थे। और बाबरनामा जो तुर्की में उसकी स्वयं की आत्मकथा है, उसके अनुसार इब्राहिम लोधी की सेना में 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथी थे। तो डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव तो इब्राहिम लोधी की सेना में 40,000 सैनिक बताते हैं और बाबरनामा में स्वयं उसने लिखा है, बाबर ने, कि इब्राहिम लोधी की सेना में 1 लाख सैनिक थे और 1,000 हाथी थे। बाबर की व्यूह रचना की बात करें युद्ध के दौरान, तो बाबर ने पानीपत के मैदान में सुनियोजित तरीके से अपनी सेना की व्यूह रचना की। उसने 700 तोपों की गाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से बांधकर अपनी सेना के आगे खड़ा कर दिया। तोपों वाली, छोटी छोटी तोपों वाली गाड़ियां, जो पहिए पर तोपें ले जा सकता था, 700 तोपों वाली गाड़ियों को चमड़े की रस्सियों से बांधकर अपनी सेना के आगे खड़ा कर दिया और इसके पीछे एक तोपखाना जमा हुआ था, व्यवस्थित था, और तोपची था उस्ताद अली, जो तोपखाने को संभालता था, तोपों का व्यवस्था करता था, उस्ताद अली इसका तोपची उस्ताद अली दाहिनी ओर और मुस्तफा बाईं ओर थे इस पूरी व्यवस्था के। तोपखाने के पीछे उसके अग्रगामी रक्षक थे और इसके ठीक पीछे सेना का केंद्र स्थल था जहां बाबर स्वयं उपस्थित था। तो बाबर की सेना का दाहिना अंग खाइयों तथा कटे हुए वृक्षों से सुरक्षित था। दाहिनी और बाईं ओर कुछ दूरी तक तुलुगुमा सेना नियुक्त थी। तुलुगुमा बारूद का प्रयोग, तोपों का प्रयोग की पद्धति थी। सेना का बायां भाग पानीपत की नगर की दीवार से सुरक्षित था। यह पूरी व्यूह रचना बाबर की थी। अब युद्ध की घटनाओं की बात करें तो 21 अप्रैल 1526, 12 अप्रैल को तो वो वहां पहुंच गया था पानीपत नगर के मैदान में। 21 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। अफगानों ने बाबर की सेना के बाएं हिस्से पर आक्रमण किया, परंतु मुगल सेना ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। इसी समय बाबर ने अपने तोपचियों को उस्ताद अली और मुस्तफा गोले बरसाने की आज्ञा दी, जिससे अफगान सैनिकों में खलबली मच गई और मुगलों ने इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लिया और उन पर तोपों तथा तीरों से अग्नि वर्षा कर दी। यद्यपि अफगानों ने मुगल सैनिकों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु अंत में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा और इब्राहिम लोदी वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि इब्राहिम लोदी पहला सुल्तान था जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया था। उसके 15,000 सैनिक भी वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई। अब परिणाम की बात करें, ये तो हुए कारण और व्यूह रचना और युद्ध की घटनाएं। अब परिणाम की बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की कि क्या परिणाम रहे, तो पहला तो लोदी वंश की समाप्ति। पानीपत के युद्ध के परिणाम स्वरूप लोदी वंश का अंत हो गया। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने 15,000 सैनिकों सहित मारा गया। दूसरा, दिल्ली सल्तनत का अंत। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का सदा के लिए अंत हो गया, पतन हो गया। लोदी वंश की समाप्ति से दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। मुगल वंश की
स्थापना। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर ने इस युद्ध में लोधी वंश की शक्ति का अंत करके मुगल राजवंश की स्थापना की। एक नवीन युग की शुरुआत या सूत्रपात। पानीपत की विजय से भारत में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। लोधी राजवंश की स्थान पर मुगल राजवंश की स्थापना हुई और मुगल राजवंश ने योग्य तथा प्रतिभाशाली सम्राट दिए, नई सांस्कृतिक देन दी, नए राजनीतिक सिद्धांत दिए और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर की शक्ति तथा प्रभाव में वृद्धि। पानीपत की विजय से बाबर की शक्ति तथा प्रभाव में वृद्धि हुई। पानीपत की विजय के बाद बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। दिल्ली, आगरा तथा अन्य स्थानों से बाबर को अपार धनराशि प्राप्त हुई, जिसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल था। और बाबर के बुरे दिनों की समाप्ति। पानीपत की विजय से बाबर के बुरे दिनों की समाप्ति हो गई और प्रोफेसर रशब्रुक विलियम्स, इन्होंने लिखा है कि इस युद्ध में विजयी होने से बाबर के इधर उधर भटकने के दिन बीत गए और उसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए अथवा सिंहासन सुरक्षित रखने के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रही। इस तरह से ये पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम, कारण, पानीपत युद्ध की घटनाएं, ये सारी हमने देखी। अब हम बाबर की प्रमुख विजयों को भी देख लेते हैं कि बाबर की प्रमुख विजयें कौन कौन सी रही इसी प्रश्न में, इसी वीडियो में। बाबर की प्रमुख विजय कौन कौन सी रही? देखिए, सबसे पहली रही पानीपत का प्रथम युद्ध, जो हमने अभी विस्तार से देखा। प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। दूसरा है खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527। और तीसरा है चंदेरी का युद्ध 1528। चौथा है घाघरा का युद्ध 1529। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो बाबर एक महान विजेता था और उसने पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा के युद्धों में विजय प्राप्त करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पंजाब पर अधिकार करने के बाद बाबर ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के नगर के निकट पहुंचने के बाद 12 अप्रैल को वो पानीपत नगर के निकट पहुंच गया था और 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। अफगानों ने बाबर की सेना के बाएं हिस्से पर आक्रमण किया, परंतु मुगल सैनिकों ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। इसी समय बाबर ने अपने तोपचियों को गोले बरसाने की आज्ञा दी, जिससे अफगान सैनिकों में खलबली मच गई। यद्यपि अफगानों ने मुगल सैनिकों का वीरतापूर्वक सामना किया, परंतु अंत में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा और इस तरह से इब्राहिम लोदी अपने 15,000 सैनिकों के साथ वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। अब इसके परिणामों की बात करें तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप लोधी वंश का अंत हो गया, दिल्ली सल्तनत का सदा के लिए अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ, बाबर की शक्ति तथा प्रभाव में वृद्धि हुई, बाबर के बुरे दिन समाप्त हो गए। दूसरा युद्ध की बात करें तो खानवा का युद्ध रहा 16 मार्च 1527 को। तो फरवरी 1527 में खानवा पहुंचकर बाबर ने अपनी सेना की व्यूह रचना पानीपत के ढंग पर की। फरवरी 1527 में ये खानवा पहुंच गया। 16 मार्च 1527 को सुबह 9:30 बजे
लगभग खानवा के मैदान में बाबर तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हुआ। 16 मार्च 1527 सुबह 9:30 बजे राणा सांगा ने अपनी सेना के बाएं भाग को मुगल सैनिकों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। वहां पर भी पानीपत में भी इसी तरह से उसने बाएं भाग को आक्रमण करने का आदेश दिया था। इस पर बाबर ने राणा सांगा ने अपनी सेना के बाएं भाग को मुगल सैनिकों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। राणा सांगा ने इस पर बाबर ने अपने घुड़सवार सैनिकों को राजपूतों पर प्रहार करने के लिए भेजा और इसी समय बाबर ने मुस्तफा, जो उसका तोपची था, को तोपों से आग के गोले बरसाने की आज्ञा दी। मुगलों की भीषण गोलाबारी के कारण राजपूतों में खलबली मच गई। यद्यपि राजपूतों ने वीरतापूर्वक मुगलों का मुकाबला किया, परंतु वे अधिक समय तक मुगलों की तोपों का मुकाबला नहीं कर सके और उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। राणा सांगा एक तीर लगने से मूर्छित हो गया तथा उसे घायल अवस्था में युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया। कुछ समय तक झाला अज्जा और आप देखिए राणा सांगा का पिता जो था राणा कुंभा, उसके टाइम पे भी झाला बींदा ने उसका जो मुकुट था वो धारण करके युद्ध किया था। यहाँ पर भी झाला अज्जा नामक सामंत ने राणा सांगा के राज चिन्ह धारण करके राजपूत सेना का नेतृत्व किया, क्योंकि अगर सुल्तान या राजा युद्ध क्षेत्र से चला जाता है, घायल हो जाता है, तो सेना का मनोबल टूट जाता है और सेना पीछे हटने लग जाती है, लड़ना बंद कर देती है, भागने लग जाती है। इसलिए नेतृत्व संभालने के लिए कोई न कोई होना चाहिए। इसलिए जैसे ही राणा सांगा मूर्छित हुआ, बेहोश हुआ, तो एक झाला अज्जा नाम का सामंत था, उसने उनका जो राजमुकुट था, जो राज चिन्ह था, वो धारण कर लिया। हजारों राजपूत सैनिक, झाला अज्जा लड़ता हुआ मारा गया और हजारों राजपूत सैनिक लड़ते हुए मारे गए तथा बाबर की निर्णायक विजय हुई। खानवा के युद्ध के परिणामों की बात करें तो राजपूतों को भीषण क्षति उठानी पड़ी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य दृढ़तापूर्वक स्थापित हुआ। इस युद्ध में राजपूतों की शक्ति को प्रबल आघात पहुंचा। अब राजपूत उत्तरी भारत में हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की स्थिति में नहीं रहे। इस युद्ध में मेवाड़ की शक्ति तथा प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचा और बाबर के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और अफगानों की शक्ति को भी आघात पहुंचाया इस युद्ध ने। चंदेरी के युद्ध की बात करें तो चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था, अतः बाबर ने मेदिनी राय को दंडित करने का निश्चय किया। बाबर एक विशाल सेना लेकर 21 जनवरी 1528 को चंदेरी पहुंच गया। उसने चंदेरी के दुर्ग को घेर लिया। यद्यपि राजपूतों ने मुगलों का बड़ी वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु बाबर के तोपखाने की अग्नि वर्षा के सामने राजपूत अधिक समय तक नहीं टिक सके। राजपूत स्त्रियों ने अपनी पराजय निकट देखकर जोहर कर लिया, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मेदिनी राय जो चंदेरी का राजा था तथा हजारों राजपूत मुगलों से लड़ते हुए मारे गए। अंत में बाबर की विजय हुई और 28 जनवरी, देखिए 21 जनवरी का आक्रमण हुआ था, 28 जनवरी 1528 को चंदेरी के दुर्ग पर बाबर का अधिकार हो गया। बाबर ने राजपूतों के सिरों की एक मीनार बनवाई तथा चंदेरी का शासन अहमद शाह को सौंप दिया। तो बाबर ने कहाँ की विजय के बाद राजपूतों के सिरों की एक मीनार बनवाई थी, वो था चंदेरी का युद्ध, और उसका शासन किसे सौंप दिया? अहमद शाह को। अब आता है घाघरा का युद्ध 1529। चंदेरी की विजय के बाद बाबर को समाचार मिला कि पूर्व में अनेक अफगान सरदारों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। उन्होंने कन्नौज के दुर्ग से मुगलों को मार भगाया था। अतः 13 मार्च 1529, 13 मार्च, आप देखिए 21 अप्रैल 1526, 16 मार्च 1527, 21 जनवरी 1528 और 13 मार्च 1529। तो खानवा का युद्ध और घाघरा का युद्ध तो मार्च में हुए, 1527 और 29, 16 और 13। 13 मार्च 1527 को बाबर ने अफगानों पर धावा बोल दिया और उन्हें पराजित कर दिया। इसके बाद बाबर आगरा लौट आया। कुछ समय बाद महमूद लोदी 1 लाख अफगान सैनिकों की विशाल सेना लेकर चुनार की ओर बढ़ा। चुनार जगह का नाम है। इस पर बाबर ने अफगानों का दमन करने के लिए प्रस्थान किया और बाबर के आगमन की सूचना पाकर महमूद लोदी ने भागकर बंगाल में शरण ले ली। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, उस समय समकालीन बाबर का समकालीन शासक नुसरत शाह था। तो बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह से अनुरोध किया कि वह महमूद लोदी तथा अन्य विद्रोही अफगान सरदारों की सहायता न करे।
परंतु नुसरत शाह ने बाबर के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में 6 मई 1529 को घाघरा के तट पर अफगानों तथा बाबर की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अफगानों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। बाबर और नुसरत शाह के बीच एक संधि हो गई, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने बाबर के शत्रुओं को अपने राज्य में शरण न देने का वचन दिया। इस युद्ध के फलस्वरूप संपूर्ण बिहार पर बाबर का अधिकार हो गया। ये चुनार स्थान बिहार में ही है। इस तरह से इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।